ये अक्सर कहा जाता है कि सच्चाई कल्पना से भी अजीब होती है, और आज की कहानी में आप लोग इस बात से बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे। अगर ये एक काल्पनिक कहानी होती तो मुझे लगता है कि नैरेटर या व्यूअर्स इससे ज्यादा रिलेट नहीं कर पाते। ये ऐसा लगता जैसे राइटर इसे डरावना और विचित्र बनाने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सच है। और अगर आप इसे ऑनलाइन खोजेंगे तो आपको बहुत सारे ब्लॉग्स और पुलिस रिपोर्ट्स मिल जाएंगे जो इसकी सच्चाई की पुष्टि करते हैं। ये स्टोरी एक मिस्ट्री था, लेकिन इसे सुलझा लिया गया था। तो चलिए हम लोग शामिल होते हैं इस कहानी में, लेकिन मैं इसे एक रहस्य की तरह बताने जा रहा हूं। लेकिन आज की कहानी में जाने से पहले, अगर आप ऐसे ही स्ट्रेंज, डार्क और थ्रिलर कहानी पसंद करते हैं तो आपने सही चैनल चुना है, क्योंकि मैं यही करता हूं। तो अगर ये आपका भी पसंद है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लाइक बटन को हल्के से दबाएं और फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी पोस्ट नोटिफिकेशन चालू करें, ताकि आप मेरे कोई भी वीडियोस मिस न करें। ठीक है, चलिए अब आज की कहानी शुरू करते हैं। 1986 में एनी और जेसिका एंड्रूज, जो टीनेज बहनें हैं, दुर्भाग्यवश अपनी मां को कैंसर के कारण खो देती हैं। ये एक रिलेटिवली अब्रप्ट मौत थी जिसने परिवार को चौंका दिया। उनकी मां की मौत के बाद एनी और जेसिका अपने पिता ब्रायन एंड्रूज के साथ पूरा समय रहने लगीं। ब्रायन बहुत काम करते थे, लेकिन अपनी पत्नी की मौत के साथ उन्हें अपने 2 बेटियों के लिए पर्याप्त आय लाने के लिए और भी ज्यादा काम करना पड़ता था। एनी और जेसिका पर अपनी मां की मौत का बहुत बुरा इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि वे अपनी मां के बहुत करीब थीं और उनके पिता के अक्सर घर से बाहर रहने के कारण वे दोनों घर में अपने विचारों के साथ अकेली पड़ जाती थीं। एक रात जब ब्रायन काम पर बाहर थे, लड़कियों ने अपनी मां से कांटेक्ट करने के लिए एक वीजा बोर्ड का उपयोग करने का फैसला किया। उन्होंने स्वीकार भी किया कि उन्हें वास्तव में कुछ होने की उम्मीद नहीं थी, पर वे सिर्फ अपनी मां के साथ किसी प्रकार का संबंध बनाना चाहती थीं, जिन्हें वे दोनों बहुत याद करती थीं। इसलिए वो बेसमेंट में गए और वीजा बोर्ड निकाला। उन्होंने वास्तव में ये नहीं देखा था कि इसे कैसे करना है या क्या करना है। उन्होंने बस ये पूछना शुरू किया कि क्या उनकी मां यहां है और क्या वो उन्हें कोई संकेत दे सकती हैं। पर कुछ भी नहीं हुआ। घर पर उस टाइम सिर्फ वो दोनों थे। कुछ घंटों के बाद जब कुछ भी नहीं हुआ, तब उन्होंने इसे वापस रख दिया। एक तरह से ये एक डिफरेंट अनुभव था। उन्होंने अपनी मां के बारे में बहुत गहराई से सोचा और महसूस किया कि शायद वो उस समय उनके साथ हो सकती हैं। कई मायनों में प्लानचेट सफल रहा, क्योंकि इससे उन्हें अपनी मां के करीब महसूस हुआ, भले ही वो आर्टिफिशियल और कम समय के लिए हो। तो उन्होंने वीजा बोर्ड को हटा दिया और लड़कियां ऊपर चली गईं। वे एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी रात बिता रही थीं और आखिरकार सोने का निर्णय लिया। पर उनके पिता अभी तक घर नहीं आए थे, तो घर में सिर्फ लड़कियां ही थीं। वैसे वे दोनों इस चीज से यूज्ड टू थीं, क्योंकि बहुत सी रातें इसी तरह जाती थीं। जब वे बिस्तर पर लेटी हुई थीं, दोनों ने दीवारों पर टैपिंग की आवाजें सुनना शुरू किया। वे अलग अलग कमरों में थीं और एक ही टैपिंग की आवाजें सुन पा रही थीं। जेसिका उठकर एनी के कमरे में आई और बोली, क्या तुम दीवारों पर टैपिंग की आवाज सुन पा रही हो? एनी ने जवाब दिया, हाँ, मैं भी सुन पा रही हूं। वे नहीं जानती थीं कि यह क्या था। उन्होंने इससे पहले ऐसा आवाज घर के अंदर कभी नहीं सुना था। लड़कियां अपनी मां को बेहद याद कर रही थीं और वे उम्मीद करने लगीं कि वो वहीं होंगी। वे जानते थे कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उम्मीद कर रही थी। वे सोचने लगे, ये उनका मां है और वो उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। उन्हें लगा कि ये प्लानचेट से हुआ होगा, तो उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछना शुरू किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या आप अभी हमारे साथ हो? वे इन सवालों को ऐसे पूछ रही थीं जैसे उनके प्रियजन की आत्मा उनके साथ कमरे में हो। ये डरावना था, लेकिन साथ ही दिलासा देने वाला भी था, क्योंकि वे विश्वास कर रहे थे कि उनकी मां की आत्मा उनकी देखभाल कर रही है। जब उनके पिता उस रात आखिरकार घर आए, तब तक दीवारों पर टैपिंग बंद हो चुकी थी। लड़कियां दौड़कर अपने पिता को बताने लगीं उस टैपिंग आवाज के बारे में, जो वे दोनों जस्ट थोड़ी देर पहले तक सुन पा रहे थे। ब्रायन, जो पूरे दिन काम करके थके हुए थे और अपनी पत्नी के खोने का शोक मना रहे थे, सोचा कि उनकी बेटियां ये सब बिन बनाया कहानी बोल रही हैं। उन्होंने अपने पिता को वीजा बोर्ड के बारे में बताया, पर ब्रायन सोचा कि वे अपनी मां के खोने से जूझ रही हैं।
उन्हें अपनी बेटियों के लिए बुरा लगा और उन्होंने उन्हें थेरेपी में डालने का विचार किया। इसलिए नहीं कि वो नाराज थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने इसे शोक की मैनिफेस्टेशन के रूप में देखा। आखिर में उन्होंने कहा, देखो बेटियों, वापस जाकर सो जाओ। मुझे यकीन है कि वो हमारी देखभाल कर रही है। हम इसके बारे में कल बात करेंगे। लड़कियां अपने कमरों में वापस चली गईं और ब्रायन उनकी थेरेपी पर विचार करते हुए सोने चले गए। ये टैपिंग साउंड कई दिनों तक जारी रही। ये इतनी फ्रीक्वेंट होने लगी कि लड़कियों की नींद में भी प्रॉब्लम होने लगा। पर जब भी वे अपने पिता को बुलाती, टैपिंग बंद हो जाता, जो उन्हें और परेशान कर रही थी। जब वे लोग कभी सब घर से बाहर जाते और वापस आते, तो घर में रखे फर्नीचर की पोजीशन चेंज हो जाता था। चांदी के बर्तन इधर उधर पड़े मिलते। कुछ दिनों बाद उनके पिता ब्रायन उन्हें कहा, बच्चों, मुझे पता है कि ये तुम कर रहे हो। तुम लोग अपनी मां को याद कर रहे हो और तुम लोग चाहते हो कि ये सच हो कि तुम्हारी मां हमारे साथ यहां है, लेकिन वो नहीं है। तुम्हें इस भूत की बात को बंद करना होगा और फर्नीचर को भी इधर उधर करना बंद करना होगा। ये नॉर्मल नहीं है। अगर ये जारी रहा तो मैं कहूंगा कि तुम लोग एक काउंसलर से मिलना शुरू करो। लड़कियां जानती थीं कि ये उन्होंने नहीं किया। इससे वे बहुत बुरी स्थिति में फंस गईं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल अकेला महसूस हुआ और अपने घर में डर लगने लगा, क्योंकि अब ये उन्हें अपनी मां जैसा नहीं लग रहा था। ये कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें परेशान कर रहा हो, जो उनकी मां कभी नहीं करती। वे सोचने लगीं कि ये कोई बुरा आत्मा था जिसे उन्होंने उस प्लांचेट के माध्यम से खोल दिया था और अब ये उन्हें हॉन्ट कर रहा था। वे कुछ नहीं कर सकती थीं, क्योंकि उनके पिता उन पर विश्वास नहीं कर रहे थे। ये लगातार हो रहा था और उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है। जनवरी 1987 की एक शाम लड़कियां अपने घर के सामने वाले कमरे में एक साथ थीं और उन्होंने फिर से टैपिंग की आवाजें सुननी शुरू की। इस बार उन्हें दीवारों से नहीं, बल्कि बेसमेंट से आवाजें सुनाई दे रही थीं। अचानक उन्होंने कुछ आत्मविश्वास महसूस किया और निर्णय लिया कि वे नीचे जाकर इस चीज का सामना करेंगी, क्योंकि उनके पिता उन पर विश्वास नहीं करते थे और उन्हें नहीं पता था कि और क्या करना चाहिए। वे नीचे बेसमेंट में गईं और जैसे ही वे वहां पहुंची, टैपिंग बंद हो गई। वे कुछ भी नहीं ढूंढ पाईं। जैसे ही वे ऊपर वापस जाने लगीं, थोड़ा सिली महसूस करते हुए कि उन्होंने इस भूत से लड़ने की कोशिश की, उन्होंने देखा कि दीवार में लाल रंग में लिखा हुआ था, मुझे ढूंढो, मैं तुम्हारी अलमारी में हूं। वे बुरी तरह से डर गई, क्योंकि इससे ये पुष्टि हो गई कि कोई उन्हें परेशान कर रहा था। ये उनकी मां नहीं थी। लड़कियां घर से बाहर भाग गईं, क्योंकि उन्हें ये एक सीधा खतरा महसूस हुआ। इससे पहले भी उन्हें धमकी महसूस हुई थी, लेकिन दीवार पर लिखा हुआ एक कदम आगे था, जो उन्हें सीधा ताना मार रहा था और डरा रहा था। वे अपने पड़ोसी के घर भाग गईं और कहा, क्या हम आपके यहां थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं? हमारे घर में कुछ अजीब हो रहा है। उन्होंने दीवारों पर अजीब लेखन का जिक्र किया, लेकिन ज्यादा विवरण में नहीं गए। पड़ोसी ने सुझाव दिया कि वे उनके पिता के घर आने का इंतजार करें और फिर कुछ करें। लड़कियां वैसा ही करा। जैसे ही उन्होंने देखा कि ब्रायन आ रहे हैं, उन्होंने उन्हें रुकने का इशारा किया। ब्रायन पड़ोसी के घर गया और पड़ोसी ने समझाया कि क्या हुआ था। लड़कियां घबरा गई थीं और उन्होंने अपने पिता को घर के अंदर लिखावट के बारे में बताया। ब्रायन की पहली प्रतिक्रिया थी हताशा। उसने सोचा, अब ये हद से बाहर हो गया है। फिर भी वो उनके साथ घर गया और बेसमेंट में दीवार पर लिखावट देखी। उसे लगा कि लड़कियां अब इस कल्पना को जीने के लिए संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही थीं। उसके लिए ये पूरी तरह से अनकंट्रोलेबल हो गया था। उसने उन्हें आदेश दिया कि वे एक काउंसलर से मिलना शुरू करें। उसके बाद कई हफ्ते बीत गए बिना किसी टैपिंग या किसी और चीज के। बस घर में शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे जो कुछ भी था वो रुक गया हो। फिर एक रात जब ब्रायन घर पे नहीं थे और लड़कियां अकेली थीं, उन्होंने घर के किसी और हिस्से से टैपिंग की आवाजें सुनी। वे धीरे धीरे उस जगह की तरफ बढ़ीं जहां से उन्हें आवाज आ रही थी, और वो एनी के बेडरूम से आ रही थी। जब उन्होंने एनी के बेडरूम में प्रवेश किया तो उन्होंने दीवारों पर लिखा देखा, मैं वापस आ गया हूं, मुझे ढूंढो, अगर ढूंढ सको तो। पिछली बार की तरह जब उन्होंने दीवार पर लिखावट देखी, वे घर से बाहर भागी और उसी पड़ोसी के घर भाग गईं। उन्होंने कहा, यह फिर से हुआ, आपको हम पर विश्वास करना होगा, यह फिर से हुआ। पड़ोसी ने उन्हें बताया कि वे वहीं रहें
जब तक उनके पिता घर नहीं आ जाते। जब ब्रायन घर आया तो वही स्थिति दोहराई गई। पड़ोसी ने उसे रोका और समझाया कि लड़कियां फिर से दीवार पर लिखावट की रिपोर्ट लेकर वापस आई हैं। ब्रायन गुस्से में था और लड़कियों से कहा, मैंने तुम्हें काउंसलिंग में डाला है, मैं कह रहा हूं कि ये सब करना बंद करो, ये नॉर्मल नहीं है। उसने लड़कियों और पड़ोसी से कहा कि वे वहीं रहें जबकि वो घर को ऊपर से नीचे तक खोजेगा ताकि उन्हें दिखा सके कि डरने की कोई बात नहीं है। ब्रायन अपने घर लौटा और दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि घर पूरी तरह बिखरा हुआ था, जैसे किसी ने उसे तहस नहस कर दिया हो। उसने सोचा, ये लड़कियों ने नहीं किया है, ये किसी और ने किया है। अब वो सतर्क हो गया और घर के अंदर चला गया, लेकिन कुछ नहीं सुनाई दिया। वो एनी के बेडरूम में गया, दीवार पर लिखावट देखी और फिर उसने देखा कि एक आदमी अलमारी में खड़ा है जिसने महिलाओं के कपड़े पहने हुए थे, जो उसकी मृत पत्नी के कपड़े थे, एक विग और हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। ये आदमी ब्रायन को घूर रहा था। ब्रायन चौंक गया और उसने उस आदमी से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी ने उसे धक्का देकर बाहर की ओर भाग लिया। ब्रायन चौंक गया था क्योंकि आदमी के पास कुल्हाड़ी थी और वो उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वो आदमी गायब हो गया। ब्रायन अपने पड़ोसी के घर की ओर दौड़ा और बोला, 911 पर कॉल करो, घर में कोई है। उसने अपनी लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित की, अपने पड़ोसी के साथ रहा और पुलिस को बुलाया। पुलिस आई और हर जगह देखा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्होंने ब्रायन से कहा, मुझे यकीन है कि यहां कोई था। ये कहानी जो आपने हमें बताया बहुत बिलीवेबल लगती है, लेकिन वो अब यहां नहीं है और दुर्भाग्य से हम आपको केवल ये कह सकते हैं कि जब तक ये व्यक्ति पकड़ा नहीं जाता तब तक आपको यहां नहीं रहना चाहिए। आपको अपने कोई रिश्तेदारों के साथ रहना चाहिए। हम घर की निगरानी करेंगे, देखेंगे कि कोई वापस आता है या नहीं, लेकिन हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। दुर्भाग्य से लड़कियां और ब्रायन इस सवाल का कोई उत्तर नहीं पा सके कि वो व्यक्ति कौन था। ब्रायन सोच रहा था, वो कैसे गायब हो गया। वो आसपास की तलाशी करने लगे क्योंकि उसने बहुत ही अलग टाइप के कपड़े पहने थे और पड़ोसी ने उसे घर से बाहर आते हुए भी नहीं देखा था, पर कुछ नहीं मिला। 2 हफ्तों तक ब्रायन और उसकी बेटियों कुछ परिवार वालों के साथ रहे, लेकिन उन 2 हफ्तों में किसी को यह पता नहीं चला कि वो ड्रेस में आदमी कौन था। ब्रायन खुद को बहुत बुरा पिता महसूस कर रहा था, सोचते हुए कि मैंने अपनी लड़कियों को घर में बार बार अकेला छोड़ दिया, एक पागल व्यक्ति के साथ जिसके पास कुल्हाड़ी थी। मैंने उन पर कभी विश्वास नहीं किया, कुछ भी बुरा हो सकता था उनके साथ। लड़कियां भी ट्रॉमेटाइज थीं, क्योंकि अब उन्हें समझ आ रहा था कि वे दीवारों में छिपे किसी पागल व्यक्ति के साथ संपर्क में थीं। एक भयानक माहौल बन गया था सबके बीच। 2 हफ्तों के बाद किसी और के घर में रहना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो उन्होंने सोचा वो आदमी जो भी था भाग गया होगा और ऑलरेडी उनके घर पर पुलिस निगरानी कर रहा था। तो उन्होंने तय किया, ठीक है, चलो सामान पैक करते हैं और घर चलते हैं। पर जब ब्रायन अपनी गली में गाड़ी चला रहा था, उसने अपने घर की तरफ देखा और देखा कि दूसरी मंजिल पर एक लाइट जल रही है। वो सोच रहा था, मुझे लगा कि पुलिस बस बाहर से निगरानी कर रही है, मुझे नहीं पता था कि मेरे घर के अंदर भी पुलिस होगी। पर जब ब्रायन खिड़की की तरफ देख रहा था और अपने ड्राइववे में गाड़ी खड़ी करने ही वाला था, उसने देखा कि वो ड्रेस में आदमी घर के अंदर था। उसने उसे बिल्कुल साफ देखा, तो उसने जो कर रहा था उसे रोक दिया और पुलिस को फोन किया। पुलिस 1 सेकंड में वहां पहुंच गई और घर को चारों तरफ से घेर लिया। घर को घेरने के बाद पुलिस आखिरकार अंदर जाती है। ब्रायन और लड़कियां के घर छोड़ने के बाद से कोई भी घर के अंदर नहीं गया था। उन्होंने घर को ताला लगा दिया था और निगरानी कर रहे थे। घर के अंदर कोई पुलिस नहीं थी और घर के अंदर कोई भी नहीं होना चाहिए था। जब पुलिस दरवाजा खोलती है और अंदर जाती है, तो सबसे पहली चीज जो वे देखते हैं वो ये था कि न केवल सभी फर्नीचर बिखरे पड़े थे, बल्कि छत पर कॉइन्स चिपके हुए थे। सिक्कों की पूरी छत पर चिपकी हुई एक परत और घर की हर दीवार पर लाल रंग से अजीब राइटिंग्स थी। लेकिन जब वे घर की तलाशी लेते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। नीचे बेसमेंट में एक अधिकारी ने देखा कि वॉशर और ड्रायर के पीछे एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा है जो एक क्रोल स्पेस की ओर इशारा कर रहा था। उसने पाया कि वो बहुत आसानी से वॉशर और ड्रायर को हटा सकता है और वहां एक बोर्ड था जिसे हटाने पर एक क्रॉल स्पेस का प्रवेश द्वार मिला।
क्रॉल स्पेस के अंदर जाने पर पता चला कि किसी ने सभी दीवारों के चारों ओर के इंसुलेशन के बीच में सुरंग बना ली थी। विभिन्न कमरों में छोटे छोटे पीप होल्स थे जिनसे क्रॉल स्पेस में रहने वाला व्यक्ति किसी भी समय किसी भी कमरे में देख सकता था। जब वे इस जटिल क्रॉल स्पेस की खोज करते हैं जो पूरे घर में फैला हुआ था, तो उन्हें डैनी लाप्लांट मिलता है, एक टीनेजर जिसने थोड़े समय के लिए एनी को डेट किया था। उसने एनी के साथ रिश्ता तोड़ दिया था तो वो उनके घर में घुस गया और महीनों से उनकी दीवारों में रह रहा था और उनकी बातचीत सुन रहा था। उसे एनी की मां के डेथ के बारे में पता चला था और उसने एक तरह से उसी चीज को लूप होल बनाकर उनको डराने का फैसला किया था। वो दीवारों पर केचप से लिखता और टैपिंग करता था। उसने उन लड़कियों को प्लांचेट करते हुए देख लिया था और इसलिए उसके पास उन्हें सचमुच डराने के लिए बहुत सारा ऑप्शंस थे। वो महीनों से चुपके से बाहर निकल रहा था और फर्नीचर को इधर उधर करता और फिर से दीवारों में छुप जाता था। डैनी ला प्लांटे को जब उसे क्रॉल स्पेस से बाहर निकाला गया तो गिरफ्तार कर लिया गया और एक जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया। फिर जब वो 1987 के बाद जेल से बाहर निकला तो ऐसे कारणों से जिन्हें कोई नहीं समझता, यहां तक कि डैनी खुद भी नहीं समझता, उसने किसी के घर में घुसकर लगभग पूरे परिवार को मार डाला। मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या ख्याल है, लेकिन मेरे दीवारों में अगर 2 महीने तक कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर रहा हो, ये सोचने से ही डर लगता है, और वो भी डैनी जैसा साइकोपैथ हो तो और भी डरावना है। ये किसी भी हॉरर मूवी प्लॉट से कम नहीं था, पर डिफरेंस बस ये था कि ये सारी इंसिडेंट्स वास्तव में हुआ था। यदि आपको ये कहानी पसंद आई और आप इस तरह की और वीडियोस अपने फीड में चाहते हैं तो कृपया लाइक बटन को हल्के से दबाएं और फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी पोस्ट नोटिफिकेशन चालू कर दें ताकि आप क्रॉनिकल चैप्टर्स के किसी भी चैप्टर को मिस न करें। और अपना फीडबैक जरूर शेयर करें और बताएं किस जॉनर का वीडियो आप लोग अगली बार सुनना पसंद करेंगे। चलिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।